हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बारे में। क्या होता है ना कि हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, या आप कह सकते हैं कि जो हमारी सोच है अपनी, वो इतनी सांस्कारिक होती है या इतनी पारिवारिक होती है कि हमें लगता है कि माता पिता 100% सही होते हैं। मतलब माता पिता परफेक्ट होते हैं, उनमें कोई कमी नहीं होती, और अगर परफेक्ट नहीं है पूरी तरह से तो वो मतलब लगभग परफेक्ट हैं। जो भी परिवार में कुछ कमियाँ होती हैं ना, वो बच्चों में होती है, ऐसा ज़्यादातर लोग समझते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, अनफॉर्च्युनेटली ये वाली चीज़ पूरी तरह से गलत है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, माता-पिता या दोनों, जो नार्सिसिस्टिक होते हैं। अब नार्सिसिज्म क्या होता है? ये अपने आप में एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है, और जो लोग भी इससे पीड़ित होते हैं, उनके अंदर क्या-क्या हो जाता है। एक तो उनके अंदर अपनी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप समझिए, परिवार चलाने के लिए अगर इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस कोई अपने मन में लेकर के चलेगा, तो परिवार ठीक से नहीं चला सकता, क्योंकि फिर वो अपने बारे में सबसे ज़्यादा सोचेंगे, अपने बारे में वो इतना ज़्यादा सोचेंगे कि बाकी सब लोगों को वो हाशिए पे रख देंगे, दरकिनार कर देंगे। साथ-साथ में इनके अंदर ये वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा होती है कि लोग हमेशा मुझे ही पैम्पर करते रहें, मतलब कि मेरी ही बातें मानते रहें, मेरी ही तारीफ़ें करते रहें। एक और फाइंडिंग होती है कि इन लोगों के अंदर एम्पैथी नहीं होती। मतलब कि एम्पैथी का मतलब क्या हो गया कि इनके अंदर ये जिसके साथ भी रिलेशन में है, आप सपोज़ करिए कि अपने स्पाउस, मतलब कि पति या पत्नी के साथ या बच्चों के साथ या किसी के साथ भी, तो उनके मन में क्या भावना चल रही है, उसके साथ में इनका कोई सरोकार नहीं होता, कोई कनेक्शन नहीं होता। इस चीज़ को हम कहते हैं कि इनके अंदर कोई एम्पैथी नहीं होती। तो अब आप समझिए कि अगर किसी के अंदर एम्पैथी भी नहीं है, साथ-साथ में अपनी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, दूसरे को वो किसी भी तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी भी तरह से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए कि हमेशा इनकी जो है वो इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा बन कर के रहे। तो फिर ऐसे व्यक्ति के साथ में जीवन जीना कितना मुश्किल होता होगा। इनके जो बच्चे होते हैं, देखा जाता है कि वो जब बड़े होते हैं, तो उनके अंदर भी अपनी जो आइडेंटिटी होती है, उसका लॉस हो जाता है। मतलब नॉर्मल नहीं होते ये लोग। इनके अंदर भी आप समझिए कि एक उदासी की भावना, एक तरह से मतलब कि डिप्रेशन की भावना रहती है। साथ-साथ में रिलेशनशिप्स को ठीक से ये लोग ना बना पाते हैं, ना रिलेशनशिप्स को ठीक से देखा जाता है कि ये लोग निभा पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर, चूँकि इन्होंने जीवन नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के अंडर जिया होता है ना, तो इनकी अपनी खुद की पर्सनैलिटी ना बहुत अलग-अलग तरह से जो है प्रभावित हो चुकी होती है, देखा जाता है। तो इनके अंदर अपनी जो खुद की वर्थ है, जिसे हम कहते हैं सेल्फ वर्थ, उसका भी बहुत ज़्यादा अभाव होता है। तो ये चीज़ एक हेल्दी जीवन जीने के लिए, एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए ठीक नहीं है। मैं आपके साथ बात करूँगा एक-एक करके, 13 ऐसे कैरेक्टर्स बताऊँगा जो कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स में देखे जाते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ कि वीडियो बनाने के पीछे मेरा पर्पस क्या है। कि देखिए, अगर बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरे पेरेंट्स बिल्कुल ठीक हैं, तब तो क्या है कि वो हमेशा उनको सही मानते रहेंगे, और हमेशा जो भी उनका व्यवहार है उसे भी सही मानते रहेंगे, और अपना जीवन किसी न किसी तरह से चलाते रहेंगे उनके साथ-साथ। तो इसमें क्या होगा कि उनका अपना जीवन बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाएगा, और उनके जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, वो तो वैसे ही रहेंगे जैसे कि वो हैं। लेकिन अगर बच्चों को ये पता है कि जो भी मेरे पेरेंट्स हैं, इनके अंदर ये जो फीचर्स हैं, मतलब जो ये इनकी आदतें हैं, ये नार्सिसिस्टिक होने की वजह से हैं, तब क्या होगा कि बच्चे समझ जाएँगे कि एक पर्सनैलिटी प्रॉब्लम है, एक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम है, और इससे बचने के लिए, मतलब कि इस कंडीशन की आँच मुझ पे ना आए, इससे मेरे जीवन पे प्रतिकूल प्रभाव कम से कम पड़े या ना पड़े, उसके लिए मुझे क्या-क्या काम करने हैं। बच्चे उन बातों को जो है वो अमल में लाना स्टार्ट करेंगे, उन बातों के बारे में छानबीन करना स्टार्ट करेंगे। उससे क्या होगा कि उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो सकती है, क्योंकि नार्सिसिस्टिक व्यक्तियों का कोई इलाज नहीं होता। इसमें इलाज के लिए बस यही होता है कि जो भी उनके साथ रहते हैं लोग, जो उनके साथ रिलेशन में है ना, उनको फिर अपना ध्यान रखना होता है। उनको कई एक स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो अपनानी होती हैं, जिससे कि वो अपना ध्यान रख पाएँ। मैंने एक वीडियो इस चीज़ पे भी बनाया हुआ है कि कौन-कौन सी वो स्ट्रैटेजीज़ होती हैं कि जिससे आप नार्सिसिस्टिक व्यक्ति के साथ में अपना जीवन मतलब निर्वाह कर सकते हैं, उनसे निपट सकते हैं, हिंदी में कहें तो। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर कमल सिंह, एक्स आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, एक्स फोर्टिस हॉस्पिटल, एक्स लॉट ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स। दोस्तों, मुझे 20 साल से भी ज़्यादा का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, और मैंने क्रिटिकल केयर मेडिसिन, इंटरनल मेडिसिन, इमरजेंसी मेडिसिन और फैमिली मेडिसिन में बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मुझे मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स में दोस्तों बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और मैं समझता हूँ कि समाज में ज़्यादातर इतनी जागरूकता भी नहीं है मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम्स को लेकर के। तो हम सबको ठीक से पता होना चाहिए कि मेन-मेन कौन-सी प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हमें पता होगा, तभी हम उन चीज़ों को आगे लोगों तक भी पहुँचा सकेंगे, और इससे किसी न किसी का फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो पहला पॉइंट आता है वो ये है कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स हैं, वो कभी भी अनकंडीशनल लव नहीं करते अपने बच्चों के साथ में। अगर बच्चों के साथ में वो प्यार कर रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ न कुछ कंडीशंस अप्लाई वाली चीज़ ज़रूर है।
सुनने में अजीब लग रहा है। क्या होता है कि आप सपोज़ करना कि अगर आपने कोई ऐसा अचीवमेंट किया है, जिससे कि आपके पेरेंट्स की जो भी नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं, अगर इससे उनकी वर्थ समाज में या उनकी अपनी आँखों में या परिवार में कहीं पर भी बढ़ रही है, तब तो वो आपको प्रेज़ करेंगे, तब तो आपकी तारीफ़ें करेंगे। लेकिन अगर आप सपोज़ किसी चीज़ में आपने पार्टिसिपेट किया है या ज़िंदगी में कोई भी चीज़ है जिसमें कि आपने ठीक से परफ़ॉर्म नहीं कर पाए, आपका रिज़ल्ट अच्छा नहीं आया, आप फ़ेल हो गए सपोज़ करो या आपके इतने अच्छे ढंग से मार्क्स नहीं आए, तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको बहुत अलग-अलग किस्म से वो लोग जो हैं वो प्रताड़ना दे सकते हैं। आपका रिजेक्शन हो सकता है, आपकी बहुत ज़्यादा आलोचना की जा सकती है, आपके साथ अब्यूज़ भी हो सकता है मतलब मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी और आपको बिल्कुल वो एक तरह से डिसमिस कर सकते हैं कि आपके अंदर कोई भी ऐसी कैपेबिलिटी नहीं है जिससे कि आप अपने अंदर ही हीन भावना में आ जाएँ। आपका नेग्लेक्ट भी हो सकता है कि वो आपको आपके ऊपर ध्यान देना ही बंद कर दें कुछ टाइम के लिए। ये सब के सब जो हैं वो उनके अपने पैंतरे होते हैं, अपने बच्चों पे एक तरह से अपना प्रभाव जमाने के लिए। तो अगर आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि उनका अपना फ़ायदा हो रहा है, तब तो आप उनके गुड बुक्स में रहेंगे ही। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर इसके विपरीत कुछ हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि उनके अंदर एक आपके लिए आक्रोश रहेगा, आपके लिए एक हीन भावना रहेगी, नेगेटिविटी रहेगी और उस चीज़ को वो प्रयोग करेंगे अपने व्यवहार में आपके खिलाफ। अब इसमें क्या होता है ना कि बच्चों के मन में ये आता है कि अगर मैं बिल्कुल परफेक्ट काम करूँगा ना तभी मेरे माता-पिता मुझसे प्यार करेंगे। अगर मैं परफेक्ट नहीं आ पा रहा, अगर मैं सबसे ज़्यादा सफल नहीं हो रहा, तो फिर मुझे इतना प्यार नहीं मिलेगा और शायद यही सही है, शायद यही कुदरत का नियम है। अब इसमें क्या होगा कि बच्चे फिर इतना ज़्यादा एंग्ज़ियस रहेंगे मतलब अंदर से बहुत ज़्यादा अधीर रहेंगे, बेचैन रहेंगे, घबराहट में रहेंगे कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ तो वो मेरे माता-पिता को बहुत ज़्यादा उससे उनको खुशी होनी चाहिए, उससे जो है उनकी आँखों में वो चमक आनी चाहिए तभी मेरी एक्सेप्टेंस है, तभी मैं एक अच्छा बच्चा हूँ, एक अच्छी बच्ची हूँ या एक अच्छा बच्चा हूँ। और इससे क्या होता है कि इस वैलिडेशन को पाने के लिए फिर अपनी ज़िंदगी उनकी खुद की नर्क हो जाती है क्योंकि आप भी समझते हैं ज़िंदगी में हमेशा आप अपने पेरेंट्स की निगाहों में पूरी तरह से खरे उतरें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता ना, स्पेशली जब वो पेरेंट्स नार्सिसिस्टिक हों। अगली चीज़ है कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट है ना, वो स्पॉटलाइट हमेशा अपने ऊपर ही रखेंगे। मतलब कि चाहे कुछ भी हो रहा हो लेकिन फ़ोकस उनके ऊपर ही होना चाहिए सबका। अब चाहे इसके लिए उन्हें कोई कोई ड्रामा करना पड़े, चाहे इसके लिए उन्हें जो भी उनका बच्चा है, उसके अचीवमेंट्स को डाउन प्ले करना पड़े। मतलब कि ये दिखाना पड़े कि नहीं-नहीं उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं मेरा इतना बड़ा रोल था उसकी सफलता में या किसी भी चीज़ में। अगर बच्चे के संस्कारों की लोग तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैंने उसकी परवरिश ऐसी की है। अगर बच्चे के मार्क्स की तारीफ़ कर रहे हैं, तो मैं उसकी पढ़ाई में बहुत ध्यान देता हूँ। मतलब कुछ भी करके अचीवमेंट तो किसी के भी हो, लेकिन इनको अपना रोल वहाँ पर ले आना है और खुद को बहुत ज़्यादा सुपीरियर एस्टैब्लिश कर देना है। ऐसा भी कर सकते हैं कि किसी भी तरह की अगर कन्वर्सेशन हो रही है, बातचीत हो रही है, उसको भी पूरी तरह से हाइजैक करके अपने आप को फ़ोकस में रख के ले आएँगे। चाहे वो कन्वर्सेशन, वो बातचीत किसी और के बारे में हो रही हो। आप समझ रहे हैं ना कि सब कुछ इनके बारे में ही होना चाहिए, फ़ोकस में यही होनी चाहिए हमेशा, चाहे घर में कोई भी इवेंट हो रहा हो, बर्थडे हो, कोई पार्टी हो, कोई गेट टुगेदर हो, रिश्तेदार आए हों, कुछ भी। अब ऐसे में बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चे अपने अंदर बहुत ज़्यादा निराश भी फ़ील करते हैं, अनहर्ड फ़ील करते हैं कि उनकी बातें सुनी ही नहीं जाती, इनविज़िबल फ़ील करते हैं कि जैसे हमें तो कोई देख ही नहीं पा रहा, क्योंकि पूरा का पूरा जो फ्रेम है, वो तो पेरेंट्स ने ले रखा है। एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि सपोज़ करो आपने उनके साथ में कोई बहुत एक एक्साइटिंग बात शेयर की। तो क्या हो सकता है कि वो साथ-साथ में अपनी कोई कहानी ऐसे सुनाना स्टार्ट कर देंगे जो मिलती-जुलती होगी, जिससे ये रहेगा कि वो जो पूरा का पूरा फ़ोकस है वो उनके ऊपर आ गया अब। साथ-साथ में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको बीच-बीच में इतना ज़्यादा इंटरप्ट करेंगे या कि ये आपको दिखाने की कोशिश करेंगे अपने व्यवहार से कि आपकी बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें इतना ज़्यादा वज़न नहीं है। जो इनकी बातें हैं, जो इनका अनुभव है, वो बहुत ज़्यादा है और आपको उनसे सीख लेनी चाहिए। तो मतलब कि यहाँ पर भी वो फ़ोकस अपने ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। इस तरह के रोज़मर्रा में बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हो सकते हैं, जो लोग जूझते हैं ऐसे पेरेंट्स के साथ में, उनको बहुत अच्छे से पता हो जाएगा शायद ये वीडियो देखने के बाद में कि किस-किस तरह के एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। अगली चीज़ है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स गैस लाइटिंग भी करते हैं। गैस लाइटिंग का मतलब क्या हो गया? आप समझिए कि गैस लाइटिंग एक तरह की मैनिपुलेटिव टैक्टिक होती है। मतलब कि किसी को मैनिपुलेट करने की एक तरह की रणनीति होती है, जिसमें कि आप कुछ इस तरह की बातें करते हैं ना कि सामने वाला व्यक्ति अपने जो भी परसेप्शन है, मतलब कि जो भी उसके अनुभव हैं, जो उसकी अनुभूतियाँ हैं कि क्या-क्या हुआ है मेरे साथ या जो भी समाज में मतलब जो उसकी एक समझ है ना, उसे उस पर ही क्वेश्चन मार्क आ जाए या जो उसकी मेमोरीज़ हैं, जो भी उसको याद हैं चीज़ें, वो इंसान उन सब चीज़ों पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर दे कि क्या जो मैं समझता था वो चीज़ें ठीक हैं? क्या जो चीज़ें मैंने अनुभव की हैं, क्या वो रियलिटी में हुई थी कि वो नहीं हुई थी?
या जो भी मुझे याद हैं चीज़ें, क्या वो सचमुच में याद है कि सिर्फ़ एक मेरे मन का वहम है? आप समझिए कितनी बड़ी चीज़ है कि गैसलाइटिंग करने से क्या होता है कि व्यक्ति हर चीज़ पे क्वेश्चन मार्क लगाना शुरू कर देता है। और गैसलाइटिंग की बहुत अलग-अलग टेक्निक होती हैं। वो हो सकता है कि आपसे ऐसा बोलें कि कोई भी ऐसी घटना जो कि कभी हुई ही नहीं है, ऐसी घटना आपको बताना स्टार्ट करें और वो आपको इतनी ज़्यादा तसल्ली से, इतना ज़्यादा कन्विंसिंग तरीके से बताएँगे कि आपको शायद लगेगा कि नहीं ये चीज़ शायद हुई हो और मुझे ही याद ना हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद हो, अगर आपने बताना स्टार्ट किया तो उसके अंदर वो बहुत सारे फेर-बदल कर दें और एक तरह से ट्विस्टेड रियलिटी बना दें और उसी को एस्टेब्लिश कर दें कि नहीं ये वाली चीज़ ठीक है। और वो कुछ इस तरह से बात करेंगे, कुछ इस तरह से एग्ज़ाम्पल्स बताएँगे सब कुछ मन से बना करके। ये बात भी है कि बहुत जल्दी-जल्दी झूठ बोलते हैं, बहुत जल्दी-जल्दी अपने अंदर-अंदर ही जो है एक पूरा कथानक बना लेते हैं कि सामने वाले को उन पे विश्वास हो जाए। आप पर ऐसे इल्ज़ाम भी लगा सकते हैं, अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे या अगर आप उनकी कोई कमी निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि उनके व्यवहार में बहुत सारी होती ही हैं, तो वो आपको हो सकता है कि बोल दें कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो इसलिए ऐसा कह रहे हो या कि आपको बोल सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हो, मतलब कि वो आप में कमियाँ बिल्कुल डायरेक्टली निकालना स्टार्ट करते हैं। और उससे क्या होगा कि आप थोड़ा-सा तो ये मन में समझेंगे ही ना कि मेरे पेरेंट अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं चुप हो जाता हूँ या चुप हो जाती हूँ। उस चीज़ का वो फ़ायदा उठा लेंगे। तो मतलब किसी भी सिचुएशन को वो एक इस तरह से ट्विस्ट करके रखेंगे कि उसमें वो खुद जो हैं ऐसा लगे कि वो विक्टिम हैं, मतलब कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और आप जो हैं, आप एग्रेसर हैं, मतलब कि आप उनके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि मन में अपने आप ये वाली भावना तो गिल्ट वाली आना स्टार्ट हो जाती है ना कि देखो मेरी वजह से मेरे पेरेंट का ये हाल हो गया है। वो चाहे रोना स्टार्ट कर देंगे वहाँ पे, चाहे कुछ भी करना स्टार्ट कर देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपको उनकी बात को फिर आप मन में मानेंगे ही। अपने मन में आप उनकी बात को आत्मसात कर लेंगे कि जो ये कह रहे हैं ना वही ठीक है। तो उससे हो गया ना, आपका परसेप्शन चेंज हो गया। आपने अपनी मेमोरी के ऊपर उनकी बातों को रख लिया, तो आप गैसलाइटिंग के शिकार हो गए। अगली चीज़ आती है कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, उनको ये अलाउ नहीं होता कि वो अपने अपनी फीलिंग्स को, जो उनके मन के अंदर थॉट प्रोसेस चल रही होती है, जो उनकी ज़रूरतें हैं, जो उनकी नीड्स हैं, उनको ठीक से वो एक्सप्रेस कर सकें। क्योंकि ऐसा करने पर क्या होता है कि अगर इससे नार्सिसिस्टिक पेरेंट कहीं से भी अफ़ेक्ट हो रहा है, कहीं से भी उसकी सुपीरियॉरिटी वाला सेंस जो है वो कम हो रहा है, तो वो क्या करेंगे कि फटाक से अपने बच्चे को या तो रिडिक्यूल कर देंगे या बिल्कुल डिसमिस कर देंगे या कि उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। कुछ भी इस तरह वाला काम कर सकते हैं कि जिससे बच्चे को ये लगे कि मेरा जो ये एक्सप्रेशन था, मतलब कि जो ये मैंने बात बोली अपने मन की भावना जो मैंने कही इनसे, वो चीज़ वेलकम नहीं हुई है। उससे मतलब कि ये जो हैं संतुष्ट नहीं है, बल्कि इनके अंदर एक कुछ मतलब कुछ तो तूफ़ान सा उमड़ गया है। तो बच्चा फिर हमेशा सोचेगा कि मैं इस तरह की बातें से ना ही करूँ। अब इसमें क्या है कि बहुत अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। अब सोचिए ना कि अगर बचपन है किसी का और बच्चे को डर लग रहा है, तो उसने बताया अपने पेरेंट्स से और नार्सिसिस्टिक पेरेंट ने फिर बच्चे को डाँट दिया या बच्चे को मॉक कर दिया, मतलब कि बच्चे का एक तरह से मज़ाक उड़ा दिया। बच्चे के अंदर हीन भावना तो आ ही जाएगी ना। बच्चे ने जब भी कभी पेरेंट्स से मतलब सपोर्ट की उम्मीद करी या कि किसी भी तरह के कम्फ़र्ट की उम्मीद करी, तो बच्चे को इग्नोर कर दिया गया या ये बोल दिया गया कि आप सेल्फ़िश हो रहे हो। मतलब कि अपनी नीड्स अगर हम एक्सप्रेस करेंगे और वो किसी भी तरह से अगर ऐसा है कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं, उनके दायरे में नहीं आ रही, दायरे में नहीं आ रही मतलब कि अगर उससे उन्हें लग रहा है कि ये नहीं करना चाहिए, बस उनके मन में ये ख़्याल आ गया कि इम्पोर्टेंट तो मैं हूँ और ये बच्चा कैसे बोल रहा है ये चीज़ें करने के लिए। तो बस फिर क्या है कि वो बच्चे को किसी भी तरह से लेबल कर देंगे कि तुम बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव हो, तुम बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो, अपने बारे में ही सोचते हो या कुछ भी एक इस तरह की चीज़ की तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम मूर्ख हो। तो मतलब बच्चे पे सारा का सारा जो है वो आ जाएगा। तो ये बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो इनके अंदर आप समझिए कितना ज़्यादा इमोशनल सप्रेशन होता है ना। इन्होंने अपनी जो बिल्कुल रियल प्योर भावनाएँ हैं, उनको इतना ज़्यादा दबा करके संकुचित करके रखा होता है ना कि फिर जब ये बड़े होते हैं तो इनका भी जीवन ठीक नहीं होता। क्योंकि अब अगर आप अपनी भावनाओं को बहुत ज़्यादा दबा के रखेंगे, भावना शून्य टाइप के हो जाएँगे, तो फिर आप रिलेशनशिप्स को नॉर्मली कैसे उनका निर्वाह कर पाएँगे? आप जो भी ज़िंदगी में आगे दोस्त बनाना चाहेंगे या रिश्ते आपके बनेंगे, वहाँ पर आप ठीक से बर्ताव नहीं कर सकते क्योंकि आपके मन में तो यही चीज़ है ना कि अगर मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करूँगा, अगर मैं अपनी ज़रूरतों को एक्सप्रेस करूँगा ना, तो फिर कहीं न कहीं उससे मेरी गलती निकल आएगी। बहुत बार होता है, मैंने देखा है कि कोई कोई बच्चे हैं, उन्हें कुछ खाने का मन कर रहा है। अपने पेरेंट्स से उन्होंने बोला और उनके पेरेंट ने बिल्कुल कुछ उनका मज़ाक उड़ा दिया उस जगह पे बहुत ज़बरदस्त। अब क्या होगा कि बच्चा उस चीज़ को खाने के बारे में पूरी ज़िंदगी ना मन में सोचेगा कि मैं नहीं बोलता, मैं अपना मन दबा लेता हूँ, मैं इस चीज़ को खाने के बारे में विचार ही नहीं करता क्योंकि ये गलत चीज़ है, इससे मुझे डाँट पड़ सकती है या इससे मेरा मज़ाक उड़ सकता है। अगली चीज़ है कि जो नार्सिसिस्टिक व्यक्ति होते हैं, उनके बच्चों ने घरों में देखा होता है कि किस तरह से टॉक्सिक रिलेशनशिप्स उनके पेरेंट्स जो हैं वो कंडक्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं, उसका हिस्सा होते हैं।
क्योंकि आप समझते हैं कि नार्सिसिस्ट व्यक्तियों की एक नीड है कि उन्हें दूसरे को कंट्रोल करना है। उन्हें इतना ज़्यादा वैलिडेशन चाहिए होता है, उन्हें लगता है कि वो सबसे ज़्यादा सुपीरियर है। तो अब ऐसे लोगों के साथ में हेल्दी रिलेशनशिप तो निभा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है ना। तो आपने मतलब इस तरह के बच्चों ने, जो ऐसे पेरेंट्स के बच्चे होते हैं, घर में ज़्यादातर ये देखा होता है कि या तो इनके पेरेंट्स गॉसिपिंग कर रहे हैं दूसरों की, या कि दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं अपनी बातचीत में, या कि मतलब दूसरों की एक्सप्लॉइट करने के लिए कुछ ना कुछ एक मन में बातें कर रहे हैं, इस तरह की कुछ ना कुछ प्लान बना रहे हैं इस तरह का। तो मतलब इन्हें ये पता लगता है अपने घर में कि जो हमारे पेरेंट हैं, वो प्रॉपर रिलेशनशिप्स के अंदर नहीं हैं। इनकी जो रिलेशनशिप्स हैं वो किसी न किसी स्वार्थ को लेकर के ही होती हैं। तो बहुत बार ये चीज़ घर में देखेंगे ये कि जो भी इनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं, कि बहुत इंटेंस फ्रेंडशिप थी किसी के साथ में, मतलब बहुत ज़बरदस्त दोस्ती थी किसी के साथ में, लेकिन जब काम हो गया, या जो भी है, काम अगर नहीं हो पाया और इस चीज़ की उम्मीद भी खत्म हो गई कि काम होगा, जो भी काम था मतलब उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने के पीछे जो मन में इनकी सोच थी, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद बिल्कुल एक ड्रामेटिक फॉल आउट हो जाएगा उस रिलेशनशिप से। तो बहुत अच्छी दोस्ती है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या है कि बिल्कुल एक-दूसरे का चेहरा देखना भी बर्दाश्त नहीं है। साथ-साथ में किसी को गिल्ट ट्रिप देना, मतलब कि किसी को बस उसकी ही कमियाँ निकालते रहना, उसके अंदर एक इस तरह की भावना भर देना कि सारी की सारी कमियाँ उसकी ही हैं। किसी को एक्सप्लॉइट करना, किसी को मैनिपुलेट करना, लोगों से झूठ बोलना इस तरह से कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो उनके आस-पास घूमे और हर तरह से इनका ही फ़ायदा हो, ये ऐसे रिलेशनशिप्स में ही रहना चाहते हैं। अगली चीज़ आती है कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, उनके मन में एक कांस्टेंट इस बात का ना फ़ियर होता है, एक डर होता है कि कहीं मैं अपने पेरेंट को अपसेट ना कर दूँ, कहीं मैं उनको नाखुश ना कर दूँ अपने आप से। क्योंकि देखा जाता है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं, कई बार कैसा भी बिहेव कर देते हैं। मतलब कई बार बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से किसी भी चीज़ को लेके पकड़ के बैठ जाएँगे और बस गुस्से में आ जाएँगे बहुत ज़्यादा, या कि बहुत ज़्यादा सुनाना स्टार्ट कर देंगे, गिल्ट ट्रिप देना स्टार्ट कर देंगे, कुछ भी ऐसी चीज़। तो नॉर्मली ऐसे बच्चों को लगता है कि हम कुछ भी ऐसा हमसे ना हो जाए कि जिससे हमारे पेरेंट जो हैं वो हमसे नाराज़ हो जाएँ, हमसे बातचीत बंद कर दें। तो इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं? एक तो ऐसे बच्चों के अंदर फिर एक माइंडसेट ही ऐसा बनना स्टार्ट हो जाता है ना कि जिसे आप कह सकते हो पीपल प्लीज़िंग माइंडसेट, कि मैं सिर्फ़ ऐसे ही काम करूँगा, मैं सिर्फ़ ऐसी बातें बोलूँगा जिससे मेरे आस-पास सब लोग जो हैं वो खुश ही रहें। चाहे मुझे झूठ ही बोलना पड़े, चाहे मुझे चुप ही रहना पड़े, लेकिन मैं किसी को भी नाराज़ नहीं करूँगा। एक इस तरह की उनकी हैबिट पड़ जाती है। उसमें क्या है कि उनकी जो अपनी पर्सनैलिटी है, वो तो सामने आ ही नहीं पाती। अगली चीज़ ये है कि अपने पेरेंट्स के आस-पास जब ये लोग होते हैं ना, तो आप समझिए कि जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में वॉकिंग ऑन एग शेल्स, मतलब कि अंडे के छिलकों पे चलना। कितना ऐसा काम है जिसमें बहुत ज़्यादा बैलेंस की ज़रूरत है। तो मतलब कि क्योंकि इन्हें लगता है ना कि अगर मैं थोड़ा-सा भी सावधानी हटाऊँगा, तो उससे क्या है कि कुछ न कुछ ऐसा ट्रिगर हो जाएगा और उससे मेरे पेरेंट जो हैं वो मुझसे नाराज़ हो जाएँगे। तो इसलिए अपने पेरेंट्स के आस-पास आप समझिए कि ये लोग बिल्कुल साँस रोक के चलते हैं और इस तरह से अपना व्यवहार करते हैं कि कहीं गलती से कोई दूर से भी कोई कमी ऐसी ना हो जाए कि वो चीज़ जो है पकड़ में आ जाए। इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर इन बच्चों से आप समझिए छोटी-सी भी मिस्टेक हो जाती है, तो इनके मन में लेकिन डर बहुत ज़्यादा रहता है कि अब मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि वो नॉर्मली मिलती है। नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स जो हैं वो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा पनिश करने वाले भी होते हैं। मेजॉरिटी वाले नार्सिसिस्टिक पेरेंट ऐसे होते हैं कि अगर बच्चों ने कुछ भी चीज़ ऐसी की जिससे वो ट्रिगर हो गए, चाहे बच्चे ने कुछ गलत ना भी किया हो, अगर इन्हें गुस्सा आ गया या अगर इन्हें ऐसा लगा कि भई मेरी शान में गुस्ताखी हो रही है, तो उसमें क्या होगा कि ये बच्चे को किसी भी तरह से पनिशमेंट दे सकते हैं, शारीरिक रूप से भी। तो फिर क्या होता है कि आप समझिए ऐसे में बच्चे जब बड़े होते हैं ना, तो भी इनका यही वाला माइंडसेट रहता है कि कोई गलती से भी कमी ना हो जाए, मैं जो भी काम कर रहा हूँ उस काम में। तो ये लोग हमेशा अपने अंदर से एक एंग्ज़ायटी में रहते हैं, हमेशा अपने अंदर से दूसरे का वैलिडेशन बस देखते रहते हैं, मुझे किसी तरह से हर तरफ से ओके रिपोर्ट मिल जाए। अगली चीज़ आती है कि आपको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा उनकी रेपुटेशन के लिए। मतलब कि नार्सिसिस्टिक जो लोग होते हैं ना, आपको पता है कि उनका ध्यान अपने पे बहुत ज़्यादा होता है। हमेशा उनका अपने ऊपर ही एक तरह से आत्ममुग्ध कहते हैं ना इसे हिंदी में, कि वो अपने आप से ही बहुत ज़्यादा वो रहते हैं कि बस मैं ही मैं हूँ, स्पॉटलाइट मेरे ऊपर ही रहे हमेशा। तो फिर ये लोग इसी हिसाब से अपनी रेपुटेशन को लेके भी समाज में इनके बारे में इनकी मतलब क्या एक इमेज है, उस चीज़ को लेके भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर आपने कोई भी काम ऐसा कर दिया कि जिससे इनको लग रहा है कि इनकी इमेज थोड़ी-सी भी खराब हो रही है या थोड़ी-सी भी प्लस-माइनस हो रही है, तो ये लोग बहुत ज़्यादा अपने अंदर से आवेश में आते हैं, अपना आपा खो सकते हैं और किसी भी तरह की पनिशमेंट दे सकते हैं बच्चे को। आपकी अपीयरेंस को लेके, आपके बिहेवियर को लेकर के या आपके किसी भी तरह के अचीवमेंट को लेकर के भी ये जो हैं, आपकी ऐसी-तैसी कर सकते हैं अगर इनको लगता है कि वो चीज़ें इनके अपने स्टैंडर्ड्स के अनुकूल नहीं हैं तो। साथ-साथ में ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी फैमिली के अंदर के इनके सीक्रेट्स होते हैं ना,
वो हमेशा बच्चों से उम्मीद करेंगे कि उन सीक्रेट्स को सीक्रेट्स ही बना के रखें, चाहे वो कितने भी गलत सीक्रेट्स हों, कितने भी डर्टी सीक्रेट्स हों। और एक तरह से अपनी इमेज या अपनी फैमिली की इमेज, स्पेशली अपनी इमेज ये समाज में जिस तरह से बनाना चाहते हैं, वैसे ही फिर बनाने के लिए आपको मजबूर करेंगे, अपने बच्चों को मतलब मजबूर करेंगे, और उसके लिए पूरा एक जो फ़ॉल्स नैरेटिव होता है, मतलब कि जो एक मिथक होता है, एक ऐसी कहानी होती है जो कि पूरी तरह से आर्टिफ़िशियल है, कृत्रिम है, वो आपको बताएँगे और आपको उम्मीद करेंगे कि आप वही चीज़ें जो हैं समाज में उस तरह से ही पेश करेंगे, ताकि कहीं से भी इनकी शान में कोई भी गुस्ताखी ना आए। अगली चीज़ है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स अपने बच्चों से पूरी तरह से ये उम्मीद करेंगे कि ये हर बात में मुझसे एग्री करें बच्चे, और पूरी तरह से लॉयल रहें मेरे लिए। क्योंकि क्या होता है ना कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स होते हैं, इनका जो ईगो होता है ना, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत ही जल्दी, मतलब बिल्कुल फ्रेजाइल ईगो होता है इनका। तो फिर इन्हें क्या लगता है कि कोई भी चीज़ बच्चा हमारा ऐसी ना कह दे या करे कि जिससे जो मेरे खिलाफ में हो। जैसा मैं चाहता हूँ, बिल्कुल वैसा ही करें ये। मतलब कि आप कह सकते हो कठपुतली की तरह से अपने बच्चों को नचाने का इनका एक रहता है हमेशा, शुरू से लेकर के आगे तक। और ये भी नहीं कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट होते हैं, वो आगे चल कर के बदल जाते हैं, नहीं। बच्चे की शादी भी हो जाएगी और उसके बाद भी ये तो इसको वही समझेंगे ना कि जैसे मैं इसको पहले कंट्रोल कर रहा था, ऐसे इसको मैं आगे भी कंट्रोल करता रहूँगा। तो आप समझिए बच्चों के लिए ना बहुत दुखदाई हो जाता है ये सब कुछ, कि बच्चा किसी भी रिश्ते में क्या रहेगा, जबकि उसके सर पे एक हमेशा एक तरह से एक मास्टर है ना? कि जिसके हिसाब से ही इनको चलना है। अब उनके मूड के हिसाब से सब कुछ है। किसी बात पे अगर वो ट्रिगर हो गए, तो फिर अब बच्चे को उसका खामियाज़ा भुगतना है। तो कई बार ये भी होता है कि बच्चों को ना एक तरह से मूड असेस करना होता है पेरेंट का, नार्सिसिस्टिक पेरेंट का, कि अब उनका मूड क्या चल रहा है। अब उनके मन में किस तरह के थॉट्स आ रहे होंगे, और अब उनका अगला स्टेप क्या होगा, और उससे मुझे कैसे बचना है। अब अगर बच्चे से ये वाली भावना चाहिए इनको कि बच्चा हर बात में इनकी एग्री करे, तो फिर तो बच्चे के पास अपना कोई फ्री एक्सप्रेशन है नहीं ना। तो जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट की एक धारणा है किसी के बारे में भी, आप सपोज़ करो कि जो भी उनकी एक तरह से पॉलिटिकल ओपिनियन है, बच्चे को उसी में ओके करना है कि नहीं, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। या जो उनकी किसी रिश्तेदार के बारे में एक धारणा है, बच्चे को बोलना है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्योंकि बच्चा अगर दूसरी तरफ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम है। इसमें क्या है कि अगर नार्सिसिस्टिक पेरेंट किसी को पसंद नहीं करते, किसी को डिसलाइक करते हैं, तो फिर आपको भी उन्हें डिसलाइक करना पड़ेगा। आप कभी गलती से भी उनके बारे में न्यूट्रल बात अगर आपने कही होगी, तारीफ़ तो आप बहुत दूर की छोड़ दीजिए। आपने अगर न्यूट्रल बात भी कही होगी, तब भी आपको जो है वो हीट जो है आपने फ़ील की होगी उनके व्यवहार से, कि नहीं, उनको बुरा लगा है। इसमें कोई भी अगर फैमिली के अंदर भी कोई एक तरह से कोई बातचीत ऐसी हो रही है कि जिसमें आपको किसी का साइड लेना है, तो आप नार्सिसिस्टिक पेरेंट के अलावा किसी का भी साइड गलती से लेके देखिए, कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट फिर बाद में क्या हाल करेंगे आपका अपने व्यवहार से। क्योंकि उनको ये रहता है ना कि मेरा ही साथ दिया जाए, तो बच्चे से वो हमेशा यही उम्मीद करते हैं कि बच्चा मेरा ही साथ दे। आप समझिए अगर आपने उनके साथ बातचीत में एक डिफरेंट ओपिनियन एक्सप्रेस कर दी, एक ऐसी बात आपने कह दी कि जो एक तरह से उनके पूरी तरह मन मुताबिक नहीं है, तो भई आपको तुरंत ही लेबल किया जा सकता है कि आप डिसलॉयल हो, आप जो है वो उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या आप पूरी तरह से अनग्रेटफुल हो, या आप एक तरह से फैमिली के स्ट्रक्चर से ही बाहर जा चुके हो, क्योंकि आप माता-पिता की इज़्ज़त करना नहीं जानते। कोई भी ऐसी चीज़, अब सोचो बच्चे का कितना दिल टूटेगा, क्योंकि बच्चा अपने हिसाब से तो जो कह रहा है, वो ठीक ही कह रहा है या कह रही है। ऐसा भी फ़ोर्स कर सकते हैं या ऐसी भी कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो भी फ्रेंड्स हों, उनके साथ में आप दोस्ती तोड़ लें। अगर आपके फ्रेंड ने कभी भी आपके नार्सिसिस्टिक पेरेंट की अथॉरिटी को एक तरह से ललकारा है, कुछ ऐसा काम किया है कि आपके जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं, इन्हें ऐसा लगा है कि नहीं, मैं थोड़ा-सा उस जगह पे शायद नीचा दिख रहा था, या शायद उस जगह पे मेरी थोड़ी-सी अवहेलना कर दी गई, तो ये आपको पूरी तरह से जो है वो कोशिश करेंगे कि आप उस दोस्त से, या कोई रिश्तेदार भी अगर इस तरह का होगा, कि उस रिश्तेदार से आप अपने संबंध विच्छेद कर लें। देखा जाता है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स एक साइकिल में रहते हैं जिसे हम कहते हैं हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। इसका मतलब हो गया आइडियलाइजेशन और डीवैल्यूएशन। हिंदी में बताता हूँ कि कुछ टाइम के लिए अगर आप सब लाइफ में ठीक-ठाक कर रहे हैं, तो आप पे बहुत ज़्यादा वो प्यार बरसाएँगे, जिसे हम लव बॉम्बिंग भी कहते हैं। आपकी बहुत तारीफ़ें भी करेंगे, या कि आपको मतलब इस तरह से महसूस कराएँगे कभी-कभी कि नहीं, आप बहुत स्पेशल हो। और जैसे ही आपने कोई गलती करी, या जैसे ही आप थोड़ा-सा भी उनके हिसाब से रास्ते से भटके, आपने उनकी आलोचना कर दी, आपने उनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई, तो फिर क्या है कि आपके साथ में वो बहुत ज़्यादा बिटर, मतलब कि कड़वा बिहेवियर करना स्टार्ट कर देंगे। तो बस इसी चीज़ में वो देखा जाए तो झूलते रहते हैं, कभी हॉट ट्रीटमेंट, कभी कोल्ड ट्रीटमेंट।
तो जब वो एक तरह से कोल्ड ट्रीटमेंट की फ़ेज़ में आ जाते हैं, जिसे हम डिवैल्यूएशन वाली चीज़ भी कहते हैं, तो वो फिर आपको छोटा दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं, आपकी इंसल्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको डाँटना स्टार्ट कर सकते हैं, आपको पूरी तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर सकते हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अलग-अलग किस्म के बोझ लाद सकते हैं, वो किसी भी तरह से आपको मतलब एक तरह से गिल्ट ट्रिप में लेके जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आपके साथ ऐसा कि जिससे कि आपका भावनात्मक संतुलन बिल्कुल खोने लगे। तो अगली चीज़ आती है कि अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे, कभी मानते ही नहीं अपनी गलती, कभी भी किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिस जगह पे कि कुछ गलत हुआ होता है और गलती इनकी होती है। उस जगह में या तो ये बोल देंगे कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं या कि फिर सारा का सारा जो है वो ठीकरा किसी और के सर पे फोड़ देंगे। तो अगर आपने अपने पेरेंट्स से पूछा कि भाई आपने मेरे को एक ऐसी बात कही थी सबके बीच में जो कि बहुत ज़्यादा गलत थी, तो वो बोल सकते हैं कि नहीं मैंने तो इस कॉन्टेक्स्ट में कही थी और वो कॉन्टेक्स्ट एक ऐसा बताएँगे कि जहाँ पे जिसमें कई सारी बातें मिलावटी भी होंगी मतलब कि झूठ भी होंगी और आपको या किसी और को अगर कोई सुनेगा तो उसे लगेगा कि नहीं ये तो ठीक कह रहे हैं, यहाँ पे इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। आपको ये भी बोल सकते हैं कि आप तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इतना ज़्यादा इमोशनल होके थोड़ी ना काम चलता है फैमिली के अंदर। आप ये समझिए कि ऐसा भी हो सकता है कि अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम है किसी के बीच में, तो वहाँ पर वो पूरी तरह से आपको दोषी ठहरा सकते हैं, आपकी पूरी गलती निकाल सकते हैं कि सिर्फ़ तुम्हारी वजह से ये सारी की सारी चीज़ें इस हालात में हैं। ये उनका अगर आज का सच है, तो आपको इस सच के साथ में फिर जूझना है। ऐसे बच्चों के साथ प्रॉब्लम यही होती है ना कि बाहर समाज में देख कर के तो यही लगता है ना कि ये बहुत ज़्यादा लविंग पेरेंट हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते हैं। अंदर-अंदर क्या हो रहा है, मतलब कि वो जो फल बाहर से दिख रहा है बहुत अच्छा है शायद मीठा भी होगा, बहुत खूबसूरत है, लेकिन अंदर से उस फल में कितनी सड़न है, ये सिर्फ़ उसी बच्चे को पता होता है जो उस रिश्ते में है, जो उस रिलेशनशिप में है। और फिर बच्चों के संस्कार भी जनरली ऐसे होते हैं कि बच्चे समझते हैं कि इन बातों को बाहर करके भी क्या फ़ायदा, कुछ होगा तो है नहीं, घर की ही बदनामी होगी, पेरेंट की ही बदनामी होगी, तो फिर बच्चे चलते रहते हैं, सहते रहते हैं जितना भी हो सकता है उनसे। अगली चीज़ आती है कि जो ये नार्सिसिस्टिक पेरेंट होते हैं इनकी बाहर पब्लिक लाइफ कुछ और होती है, पब्लिक इमेज, और जो प्राइवेट लाइफ है इनकी, प्राइवेट इमेज है वो कुछ और होती है। तो बाहर लोगों की निगाह में, रिश्तेदारों की निगाह में या कि समाज की निगाह में, टीचर्स वगैरह की निगाह में ऐसा लगेगा कि नहीं ये तो बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही जनरस, बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि ध्यान रखने वाले अभिभावक हैं, पेरेंट हैं। और अंदर से क्या होगा कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, अनफॉर्चुनेटली अब्यूज़िव भी हो सकते हैं और बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि इंटॉलरेंट हो सकते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो बस यही है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज़्म भी कर सकते हैं, मतलब कि आलोचना भी बहुत ज़्यादा कर सकते हैं बच्चे की। वो मतलब एक प्राइवेट स्पेस में। बाहर को दिखाने के लिए तो इनकी इमेज ही अब बना के रखेंगे अपने हिसाब से कि नहीं, मेरे जैसा प्यार करने वाला, मेरे जैसा मतलब ध्यान रखने वाला अभिभावक कहाँ हो सकता है। अब इसमें बच्चों के साथ क्या होता है ना कि बड़ी मन में ना बड़ी हेल्पलेसनेस हो जाती है। एक तो हमेशा इसी चीज़ में रहते हैं कि मेरे जो पेरेंट हैं, कब भाई कौन-सा मूड हो जाएगा उनका, कौन-सा मूड सही है, कौन-सा गलत है, मतलब कि जो रियलिटी है मेरे पेरेंट की वो कौन-सी है, इस चीज़ में रहते हैं। प्लस ये भी होता है कि अब कई बार घर में अगर उन्हें हार्श बिहेवियर मिल रहा है, गलत व्यवहार उनके साथ हो रहा है, तो उस चीज़ को बाहर वो किसी से कह भी नहीं सकते, क्योंकि उनको लगता है कि बाहर कोई मानेगा ही नहीं इस बात को, क्योंकि बाहर तो उनका व्यवहार बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, जो उनकी इमेज है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। आप समझिए बच्चे कितने ज़्यादा हेल्पलेस हो जाते हैं, और ये तो नहीं कि मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट हैं वो अपने छोटे-छोटे बच्चों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार करते हैं। अगर कोई नार्सिसिस्टिक व्यक्ति है, उसके अंदर वो नार्सिसिस्टिक सारे के सारे गुण तो रहेंगे ही ना, तो बच्चा चाहे 4 साल का हो, चाहे बच्चा 20 साल का हो, चाहे बच्चा 60 साल का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको। वो बच्चों के साथ एक जैसा ही व्यवहार करेंगे। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि भाई किसी पार्टी में गए थे या किसी गेट टुगेदर में गए थे, किसी रिश्तेदार के घर गए थे, तो वहाँ सब बहुत अच्छा-अच्छा था, बढ़िया बातचीत थी, अच्छे से एक-दूसरे का ध्यान रखने वाली चीज़ें थी, और जैसे ही घर वापस पहुँचे, तो बिल्कुल हॉस्टाइल हो गए, बिल्कुल चुप हो गए और बस अब अपने असली रूप में आ गए आप कह सकते हो, या कि घर पे आने के बाद फिर आपकी कमियाँ निकालनी स्टार्ट कर दी आपको बिठा कर के कि वहाँ पे तुम डांस क्यों कर रहे थे, या वहाँ पे तुमने ज़्यादा खाना खाया, वहाँ पे तुमने उससे बात करी नहीं करनी चाहिए थी, कुछ भी इस तरह की जो है बेकार की गॉसिपिंग वाली चीज़ें उठा के ला सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं ना, तो ये किसी पे ना ट्रस्ट नहीं कर पाते। स्पेशली जो लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं समाज में, जो लोग बहुत ज़्यादा केयरिंग नज़र आते हैं ना, इन्हें लगता है कि नहीं, मेरे पेरेंट भी तो ऐसे ही हैं। तो इनका भी कोई न कोई एक छुपा हुआ साइड ऐसा होगा कि जो बहुत हार्मफुल होगा, जो बहुत आप कह सकते हो कि विषैला होगा, ज़हरीला होगा। साथ-साथ में इनके अंदर ना एक अपने आप को लेकर के ही, अपनी मतलब कंडीशन, परिस्थिति को लेकर के एक तरह से इनवैलिडेशन भी होता है, क्योंकि इन्हें क्या लगता है कि जो मेरी रियलिटी थी, वो तो दुनिया में किसी को पता ही नहीं है ना, वो तो सिर्फ़ मेरे अंदर ही है। आप समझिए एक तरह से फिर इससे दिल कितना टूटता होगा ऐसे बच्चों का।
एक चीज़ और भी होती है इसमें कि जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बच्चे होते हैं ना, वो देखा जाता है कि बहुत ज़्यादा हाइपर विजिलेंट होते हैं। मतलब कि आप कह सकते हो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होते हैं दूसरों के मूड को लेकर के कि कौन-सा व्यक्ति का मूड कैसा है। क्योंकि उन्होंने घर में यही सब तो देखा, समझा, सीखा, झेला होता है ना कि अचानक से किसी बात का ट्रिगर आ गया इनके पेरेंट को और उनका मूड बिल्कुल ही चेंज हो गया और मूड बदल गया तो उससे क्या है कंडीशन सारी की सारी वोलेटाइल हो गई। कुछ देर पहले तक तो सब ठीक चल रहा था, अचानक से जो है सारी की सारी जो ताप है वो इनके ऊपर आ गया। तो देखा जाता है कि बचपन में ये जो बच्चे हैं ना ये बहुत ज़्यादा ऑब्ज़र्व करते रहते हैं अपने नार्सिसिस्टिक पेरेंट के एक तरह से आप समझिए व्यवहार को, उनकी बातचीत की टोन को, उनके चेहरे की भाव-भंगिमा को, उनकी बॉडी लैंग्वेज को, हर चीज़ को। और जैसे ही उन्हें ये आइडिया लगता है ना कि नहीं कुछ एक चीज़ जो है वो बदलाव हो रही है शायद जो है इनका मूड ख़राब हो रहा है, तो फटाक से जो है वो या तो उस जगह से कहीं बाहर चले जाएँगे ताकि उनके ऊपर सारा का सारा तापमान ना आ जाए। साथ में एक ये भी चीज़ होती है कई बार ये बच्चे ना पहले से ही अपना बिहेवियर थोड़ा-सा बदल लेते हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं माहौल ख़राब होने वाला है, ताकि माहौल ना ख़राब हो। आप समझिए बच्चे कितनी समझदारी से काम कर रहे होते हैं। अब इसमें ये भी तो है कि ये एक तरह से इनके जीने का तरीका हो जाता है, ये इनकी सर्वाइवल करने की मैकेनिज़्म हो जाती है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, फिर वो हमेशा परेशान रहेंगे, एक तरह से वो हमेशा ही किसी न किसी तरह से एक हार्श बिहेवियर का सामना करते रहेंगे। तो अब ऐसे बच्चे जब बड़े होते हैं तो क्या होता है कि ये लोग ओवर थिंकर्स हो जाते हैं मतलब कि बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं हर चीज़ को लेकर के कि मैंने जो किया था वो ठीक किया था कि नहीं किया था। मैंने किसी को हर्ट तो नहीं कर दिया, किसी को मैंने मतलब किसी एक तरह से किसी की आलोचना तो नहीं कर दी अपने किसी व्यवहार से, किसी चीज़ से। साथ-साथ में क्या है ना कि इनके अंदर एक ऐसी चीज़ बनने लग जाती है कि दूसरे की इमोशनल स्टेट के लिए मतलब मैं ज़िम्मेदार हूँ। मतलब मेरी ड्यूटी है ये कि जो भी मेरे साथ में है, जिसके साथ में मैं व्यवहार कर रहा हूँ, तो उसकी मानसिक स्थिति जो है वो कंट्रोल में रहे, ये मेरी ज़िम्मेदारी है, आप समझिए। क्योंकि बस ये इस तरह से ही बड़े हुए होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है ना कि ये लोग अपनी मतलब इतना स्ट्रगल कर रहे होते हैं अपने मन में हमेशा और किसी भी रिलेशनशिप में ये लोग ना सेफ नहीं महसूस करते। क्योंकि उन्हें पता होता है कि मैं किसी भी रिश्ते में रहूँ, किसी भी रिलेशनशिप में हूँ, चाहे वो दोस्ती की रिलेशनशिप ही क्यों नहीं हो, सारा का सारा काम मुझे ही करना है। सामने वाले को खुश हमेशा मुझे ही रखना है और मुझे ही ध्यान रखना है कि किसी भी तरह की कड़वाहट रिश्ते में कभी ना आए। अब समझिए कितनी विकृत थिंकिंग हो जाती है, लेकिन वही बात है ना कि ये सर्वाइवल मैकेनिज़्म है। बच्चे ने हमेशा अपना जीवन इसी तरह से जिया होता है मेजॉरिटी में, तो उसको बस यही तरीका पता होता है। लास्ट पॉइंट बताता हूँ कि इसमें जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट होते हैं, उनके जो बच्चे होते हैं ना, तो देखा जाता है कि बच्चों के अंदर अपनी एक तरह से जो सेल्फ आइडेंटिटी होती है ना, अपनी पहचान होती है ना अपने अंदर, उसका लॉस हो गया होता है। वो पहचान अब कुछ एक अलग फॉर्म में आ चुकी होती है, विकृत हो चुकी होती है आप कह सकते हो या कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी होती है। क्योंकि क्या होता है कि ऐसे हाउसहोल्ड्स में, ऐसे घरों में जहाँ पे नार्सिसिस्टिक पेरेंट होते हैं ना, वहाँ पे ऐसे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कोई बाउंड्री तो होती नहीं है एस्टैब्लिश, क्योंकि बाउंड्री तो ये लोग एस्टैब्लिश होने ही नहीं देते। बच्चों को बल्कि एक तरह से अपना ही एक्सटेंशन समझते हैं कि मैं जैसे सोचूँ वैसे ये भी सोचे, मैं जैसे करूँ वैसे ये भी करे। तो बच्चे ऐसे में अपनी आइडेंटिटी तो बना ही नहीं पाते, जब भी कभी बनाने की चेष्टा भी होती है, तो उस चीज़ को ये दबा देते हैं हमेशा किसी न किसी गलत व्यवहार से। तो बच्चे के अंदर शुरू से जो है ये एक प्रेशर रहता है कि जो मेरे पेरेंट्स के इंटरेस्ट हैं, वही मेरे भी होने चाहिए। जो मेरे पेरेंट्स के एक तरह से ओपिनियन है, जो उनकी वैल्यू सिस्टम है, वो सब कुछ मेरा भी एग्ज़ैक्टली सेम टू सेम होना चाहिए। तो बच्चे की अपनी आइडेंटिटी तो कुछ हुई नहीं ना, क्योंकि बच्चे के अंदर मन के अंदर तो है कि हाँ, मुझे तो ये चीज़ पसंद है या मैं तो इस चीज़ को आइडोलाइज़ करता हूँ, लेकिन उस चीज़ को वो कह नहीं सकते। उस चीज़ को वो अमल में नहीं ला सकते, क्योंकि ऐसा करेंगे तो घर में फिर कलेश होगा। इसलिए उन्हें वही सब कुछ करना होता है कि जो उनके नार्सिसिस्टिक पेरेंट चाहते हैं। इन बच्चों को इस चीज़ के लिए भी एक तरह से मनाही होती है हमेशा। ये तो मैं नहीं बोलूँगा कि सिर्फ़ आलोचना से ही काम चल जाता होगा, पेरेंट्स बिल्कुल मना करते हैं, किसी न किसी तरह से पनिश भी करते हैं, अगर वो अपने मन की हॉबीज़ लें। मतलब कि अगर वो कुछ ऐसे काम करें जो कि बच्चों को पसंद है, लेकिन पेरेंट्स को पसंद नहीं है, तो बच्चे नहीं कर सकते। अगर कोई ऐसा दोस्त है, जो उनके पेरेंट्स को पसंद नहीं है, तो नहीं, दोस्ती रखने की इजाज़त नहीं होती फिर ऐसे में। अगर एक तरह से बच्चे के अपने कुछ एक इंडिविजुअल मतलब कि कुछ एक व्यक्तिगत बिलीफ हैं, कुछ एक व्यक्तिगत रुचियाँ हैं आप कह सकते हो। तो उनकी भी परमिशन नहीं होती पेरेंट्स की तरफ से। अगर बच्चे को कुछ एक ख़ास किस्म के कपड़े पहनना पसंद है या कि कुछ एक ख़ास मतलब तरह की किताबें पढ़ना पसंद है, कुछ भी ऐसा है जो पेरेंट्स को नहीं सूट करता, तो बच्चे को उस चीज़ की इजाज़त नहीं है। तो जो बच्चे की अपनी अंदर की जो एक रियल पर्सनैलिटी है ना, वो तो डेवलप ही नहीं हो पाती। तो मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका जो करियर होता है ना, करियर चॉइस, वो वही ले लेते हैं जो उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं। चाहे बच्चे को उस टाइम पे लग भी रहा हो कि नहीं, मैं इस करियर के लिए बना नहीं हूँ, मुझे असल में ये काम करना है। लेकिन अब फिर वही बात है कि हमारे यहाँ इतना सांस्कारिक सिस्टम होता है, इतना पारिवारिक सिस्टम होता है कि बच्चे अपने माता-पिता को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते हैं।
तो बस वही चीज़ है कि बहुत बार लोग अपने करियर भी ऐसे ले लेते हैं और पूरी ज़िंदगी ऐसे प्रोफ़ेशन में काट देते हैं, जो कि उनकी चॉइस कभी थी नहीं, जो उनके पेरेंट्स की चॉइस थी और उन्हें कुछ और अच्छा लगता था। तो ऐसे में अपनी एक खुद की थॉट प्रोसेस जो है वो मैच्योर नहीं हो पाती ज़िंदगी में और हमेशा एक तरह से इनडिसीजन की भावना रहती है। आप कोई भी चीज़ में अगर आपको डिसीजन लेना है ना, तो फिर मन में एक कुछ ना कुछ एक कुलबुलाहट रहती है कि शायद मैं गलत कर रहा हूँ, क्योंकि डिसीजन शुरू से लिया ही नहीं होता। क्योंकि सारे के सारे डिसीजंस तो नार्सिसिस्टिक पेरेंट ने लेकर के बताए होते हैं और आपको वहाँ पे कुछ भी बोलने की, कुछ भी एक तरह से अपनी चीज़ को रजिस्टर करने की वहाँ पे आपको छूट नहीं होती। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके साथ में हार्श बिहेवियर होता है। जो ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनकी अपब्रिंगिंग नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स ने की होती है, उनके अंदर बहुत सारे इमोशनल ट्रॉमा होते हैं। इसका मतलब हो गया कि उनके अंदर भावनात्मक रूप से वो बच्चे बहुत ज़्यादा चोटिल होते हैं, बहुत ज़्यादा उनके अंदर घाव होते हैं। तो ये चीज़ें कई बार पूरी तरह से लाइफ़ लॉन्ग ठीक नहीं भी हो पाती, लेकिन तब भी मैं बोलूँगा कि हम तो उम्मीद करेंगे ना कि वो चीज़ें जो हैं अंदर से ठीक हो जाएँ, हील हो जाएँ और वो लोग फिर से एक स्वस्थ मानसिकता से अपना जीवन जी सकें। इसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? एक तो इसके लिए मन में एक धैर्य की भावना इम्पोर्टेंट है, बीमारी की समझ होना इम्पोर्टेंट है, जिसका मैंने कोशिश की है इस वीडियो में ज़िक्र करने की, चीज़ें बताने की। साथ-साथ में सेल्फ कंपैशन होना ज़रूरी है, अपने लिए एक दया की भावना होनी भी ज़रूरी है। मतलब अपने लिए भी एक समझदारी वाली भावना होनी ज़रूरी है कि आप अपने आप को ऐसा ना मानें कि आप उनके बेटे हैं या बेटी हैं। आप हो सकता है कि एक थर्ड पर्सन की निगाह से देखें कि आप किसी और को क्या सलाह देते? अगर ये कंडीशन आपसे कोई और डिस्कस कर रहा होता अपने घर की, तो आप उस चीज़ को किस तरह से समझते देखते? और ऐसे में क्या है कि एक सपोर्ट सिस्टम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तभी लोग इस तरह की जो मतलब कंडीशन होती है, उससे बाहर दोबारा आ पाते हैं। ठीक है? क्योंकि जिनके पेरेंट्स भी इस तरह के रहे हैं, तो वो लोग इस तरह के अब्यूज़ के पैटर्न को अब समझ सकते हैं कि हाँ, एक ये चीज़ सारी की सारी जो रही है, ये एक अनहेल्दी चीज़ है। और जब ये चीज़ समझ में आ जाए कि हाँ, मैं किसी न किसी तरह से एक बीमारी की गिरफ्त में व्यक्ति के साथ डील कर रहा था, तब फिर ये होता ही है ना कि जो भी व्यवहार था, वो व्यवहार जो है स्वाभाविक नहीं है, नेचुरल नहीं है, ठीक नहीं है। तो जब कोई चीज़ ठीक नहीं है, इस चीज़ का पता लग जाए, तो फिर अगला स्टेप क्या होना चाहिए कि हम कुछ कोशिश करके कंडीशंस को बेटर करने की मतलब बेहतर बनाने की कोशिश करें। नार्सिसिस्टिक लोगों के साथ में ये होता है कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा बदलाव जो है वो पॉसिबल नहीं होते, देखा जाता है ये। तो इसमें जो दूसरा व्यक्ति है, जो उनके साथ में डीलिंग कर रहा है, उसको ही होता है कि चीज़ें पता होनी चाहिए, सारी स्ट्रैटेजीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरह से बाउंड्रीज़ बनानी है, किस तरह से अपनी सेल्फ वर्थ को बढ़ा के रखना है। धीरे-धीरे मैं कहता हूँ पेशेंस के साथ में, लेकिन मतलब इंटेलिजेंस के साथ में भी, दिमाग के साथ में भी, क्योंकि अगर आपको सारी स्ट्रैटेजीज़ मालूम हैं, तो फिर आप उन चीज़ों को अपने व्यवहार में अमल ला सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि सारी की सारी चीज़ें एक दिन में तो ठीक नहीं होती, कहने की बात है, सिर्फ़ हो ही नहीं सकती। कई बार तो बहुत लंबे टाइम तक भी कोई ख़ास बदलाव नज़र नहीं आते, लेकिन हाँ, फिर भी करना तो पड़ेगा ही ना। जब आप करेंगे ये चीज़ें, तभी आप क्या है कि अपने लिए एक वो वाली चीज़ कर रहे हैं ना कि आपका शायद आगे की लाइफ़ जो है वो बेटर हो पाए। शायद आपके अंदर जो भी इमोशनल सारा का सारा एक ट्रॉमा हुआ है, वो चीज़ें शायद जो हैं हील हो पाएँ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करिए, प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करिए और उसके बाद अगर आपको ऐसा लगता है, तो आप किसी मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट के पास भी जाकर के मिलिए, सारी की सारी कंडीशन बताइए। वहाँ से भी आपको सलाहें मिलेंगी, आपकी जो अपनी पर्सनल कंडीशन है उसके हिसाब से। वो चीज़ें आप अमल में ला करके अपनी लाइफ़ को दोबारा अपने हिसाब से अपने हाथों में ले सकते हैं और दोबारा जीवन में आशावान होकर के स्वस्थ तरीके से जी सकते हैं। थैंक यू सो मच।